नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में एक नई डायनेस्टी हमने स्टार्ट की थी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से गियासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे जूना खां ने षड्यंत्र के तहत मरवा दिया था और इस प्रकार जूना खां आगे चल कर के एक सुल्तान नया बनेगा और ये सुल्तान ही मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन, विदेशी यात्री, उसके व्यक्तित्व और उसके कार्यों के बारे में हम क्रमवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से सुल्तान को मार करके, क्योंकि ये बड़ा बेटा था और इस वजह से ये सुल्तान बन जाता है। इसने 1325 में गद्दी संभाली। इसके जीवन से संबंधित जानकारियां हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती हैं। एक जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही, वहीं दूसरी ओर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। सबसे पहले हम इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये एक विदेशी यात्री था जो हमारे देश में आया था। इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को से आया था। मोरक्को उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है यहाँ पर, और यहाँ से किसी तरह से घूमते घामते ये भारत तक पहुँच आया था। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता और यह भारत कब आया? 1333 में आया। 1333 में भारत में किसका शासन था? मोहम्मद तुगलक का। उसके दरबार में आता है और 14 वर्षों तक भारत में रहता है। इन 14 वर्षों में जब ये भारत में रहता है तो उसे सुल्तान ने क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और ये काजी के पद पर 8 सालों तक रहा। बाद में ये दक्षिण भारत गया और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में भी गया। विजयनगर साम्राज्य जब ये गया तो उस समय वहाँ का शासक हरिहर फर्स्ट था, उसके दरबार में भी रहा। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक रेहला की रचना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेहला से ही हमें इसके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इब्न बतूता के अलावा मोहम्मद तुगलक के दरबार में कुछ अन्य दरबारी भी रहा करते थे, उनमें इशामी और बदायूनी प्रमुख हैं। चलिए सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमें आवश्यकता क्या है सुल्तान के व्यक्तित्व की जानने की? इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि ये थोड़ा सा विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। स्पेशल प्रतिभा इसके पास है, कुछ विशेष पर्सनालिटी रखता है और इसकी पर्सनालिटी इसके लिए हानिकारक भी है। सर्वाधिक विद्वान शासक है सल्तनत काल का। अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र, भौतिक, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, तमाम चीज़ों का जानकार है। अच्छा कवि भी है और अच्छा सुलेखक भी है, अच्छी राइटिंग बनाता है ये। लेकिन इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी योजनाएं बनाता है, वो असफल होती हैं और इसी कारण इसे पागलसन की तथा रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसके समय के प्रमुख जो लेखक हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ टाइटल दिए हैं, कुछ कहावतें कही हैं। तो क्या कहा है सबने, आइए देख लेते हैं। एल्फिंस्टन का मत, सुल्तान में पागलपन का कुछ अंश था। पूछा ही जाएगा आपसे कि निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा है सुल्तान में पागलपन का कुछ अंश था? एल्फिंस्टन नाम बताएंगे। बर्नी ने इसके बारे में कहा विपरीत तत्वों का मिश्रण। इसामी ने इसे द्वितीय यजीद कहा है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन इब्न बतूता ने इसकी थोड़ी तारीफ की है। कहता है इब्न बतूता, सुल्तान सबसे ज़्यादा नम्र व ऐसा मनुष्य जो सदा ठीक व सच्चा करने के लिए तत्पर व उत्सुक रहने वाला था। हालांकि सही है, वो भी सही कह रहा है कि कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए वो तत्पर रहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो भी योजनाएं थी वो असफल हो जाती थी। पर्सनालिटी जानने के बाद आगे चलते हैं उसके कार्यों की ओर। इसके द्वारा तमाम सारे कार्य किए गए हैं और इन्हीं कार्यों की वजह से सुल्तान इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसके जो कार्य होते हैं वो व्यावहारिक रूप से सही साबित नहीं होते। सैद्धांतिक रूप से सारे कार्य बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सही साबित नहीं हो पाते और इन्हीं कारणों से सुल्तान की आलोचना की जाती है। तो बारी बारी से इन कार्यों को देखते हैं और इन कार्यों के ऊपर एक मुहावरा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान। तो तुगलकी फरमान के बारे में आप पता करें स्वयं से, हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे कभी। तुगलकी फरमान क्या चीज़ होता है, इसको पता करने का प्रयास करिए, फिर कमेंट करिए। आइए हम किसके द्वारा किए जाने वाले एक एक करके कार्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आय व्यय का रजिस्टर। इसने सभी सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और
इस रजिस्टर का नाम रखा गया हस्त ए बहिलास्त। इस रजिस्टर में जितने भी सूबे होते थे, कितनी किसको आय हुई, कितना किसने व्यय किया, उस सब का हिसाब रखा जाएगा। इस उद्देश्य से इसने इस रजिस्टर का निर्माण करवाया, सबको उपलब्ध करवाया। सुल्तान का उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी प्रदेशों में समान लगान व्यवस्था लागू की जाए और कोई भी गांव लगान देने से ना छूटे, यानी कोई भी छूट ना पाए। इस वजह से हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसके दूसरे कार्यों में चलेंगे। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो नदी के दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है मिट्टी की, इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बाकी मिट्टी की अपेक्षा, तो यहाँ पर लगान भी ज़्यादा लगाया जाएगा, ऐसा सुल्तान ने सोचा और इसने 1325-26 में इस व्यवस्था को लागू कर दिया तथा बाकी अन्य जगहों से 1/10 से 1/20 तक लगान बढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से दोआब क्षेत्र में होता क्या है, अकाल पड़ जाता है। 7 वर्षों तक अकाल लगातार चलता रहा और इस तरह से लगान भरने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं हुआ और वो पैसा नहीं भर पाए, लगान नहीं भर पाए। लेकिन किसानों के साथ बड़ी निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया और उनसे वसूल किया गया। लेकिन ये बात अभी तक सुल्तान को पता नहीं थी कि किस तरह से उनसे लगान वसूला जा रहा है, ये बात सुल्तान को नहीं पता थी। और इस तरह से किसानों ने घबरा कर अपनी खड़ी फसलों में आग लगा दी और खेती करना छोड़ दिया। बर्नी कहता है किसानों के साथ क्या हुआ, जंगली जानवरों की भांति किसानों का शिकार किया गया। ये सारी घटनाएं हो रही हैं, सुल्तान को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में जब सुल्तान को पता चलेगा कि इतनी इतनी घटना हो गई तो सुल्तान इनका मुआवजा देगा और साथ ही साथ किसानों के लिए सुल्तान कम ब्याज दर में ऋण भी उपलब्ध करवाएगा, जिससे किसान संसाधन उपलब्ध कर सकें, अपने लिए बैल खरीद सकें, अनाज खरीद सकें और आगे चल करके फिर से खेती को प्रारंभ कर सकें। इस तरह से इसकी ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कदम था। इस उद्देश्य से इसने 1326-27 में अपनी राजधानी को बदल करके दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। देवगिरी आपने पीछे पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, यहाँ पर देवगिरी एम्पायर हुआ करता था और देवगिरी की जो राजधानी हुआ करती थी दौलताबाद हुआ करती थी। तो इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करी। उसके पीछे राजनैतिक कारण भी था। वो दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद को भारत का केंद्र मानता था और यहाँ से वो पूरे भारत को कंट्रोल कर सकता था, उत्तर और दक्षिण भारत को। इस हिसाब से इसने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। सांस्कृतिक एकता भी स्थापित करना चाहता था और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखना चाहता था। बर्नी कहता है राजधानी परिवर्तन के बाद दिल्ली पूरी तरह से उजाड़ हो गई। बर्नी का स्टेटमेंट ये है कि दिल्ली के सारे लोग पहुंच गए थे कहाँ, दौलताबाद। लेकिन अन्य तात्कालिक विद्वान बर्नी के इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं। बर्नी के अलावा उस समय और तमाम सारे जो विद्वान थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, तमाम सारे लोग दिल्ली में अभी भी बसे हुए थे। ये दौलताबाद की कुछ तस्वीरें हैं उन्हीं किलों की, इनको आप देख सकते हैं। और होता ये है, अन्य लोगों के साथ साथ कुछ आधुनिक इतिहासकार भी हैं जैसे डॉक्टर के निजामी। इन्होंने भी माना है कि सारे लोग उस समय दौलताबाद नहीं गए थे, कुछ लोग दिल्ली में भी बसे हुए थे। तो इनका भी ये स्टेटमेंट है, समस्त जनता को जाने का आदेश नहीं दिया गया था, बल्कि केवल सरदार, शेख, उलेमा और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया था। मुद्रा शास्त्रियों ने डॉक्टर निजामी की इस बात का समर्थन किया है और उन्होंने बताया है कि तमाम सारे सिक्के इस समय दिल्ली में ढाले गए थे। दिल्ली में सिक्के ढाले जा रहे थे, इसका मतलब दिल्ली में कोई ना कोई ज़रूर था। इस तरह से सुल्तान दौलताबाद पहुंच तो गए लेकिन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि दक्षिण भारत में कई विद्रोह हो रहे थे और इन विद्रोहों की वजह से वो डर रहा था कि कहीं दिल्ली भी मेरे हाथ से न निकल जाए। और इस तरह से कुछ पानी की भी समस्या थी, पानी भी वहाँ को उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था सही से। 1335 ईस्वी में, ये डेट आप याद रखेंगे, 1335 में उन्होंने पुनः मन बनाया और दिल्ली की ओर वापस आ गए। लेकिन जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे तो उनके साथ जितने लोग गए थे सारे लोग वापस नहीं आए। कुछ लोग जैसे उलेमा और सूफी संत, ये सारे लोग वहाँ पर वापस रुक गए, दौलताबाद में ही रुक गए। उन्होंने रुकने का वहीं पर निर्णय लिया और दौलताबाद में बाद में जब
इस्लामी शिक्षा का केंद्र बन जाएगा इन्हीं लोगों की वजह से, और बहमनी सुल्तान काफ़ी ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे। आगे चल करके बहमनी डायनेस्टी आएगी और बहमनी डायनेस्टी अपना केंद्र बनाएगी दौलताबाद को, तो इन्हीं विद्वान लोगों की वजह से काफ़ी लाभ कमाएगी। एक उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी यहीं पर रुक जाते हैं। और औलिया, आपको पता है कि औलिया किस शाखा से संबंधित थे, तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो इस तरह से शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का, इनको जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत में प्रारंभ किया था। इस तरह से सुल्तान वापस लौट आता है और उसकी ये योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इसके अगले कार्य की ओर चलेंगे, कृषि सुधार। कृषि में सुधार करने के उद्देश्य से इसने एक नया विभाग बनाया। नए विभाग का नाम क्या है, दीवान ए अमीर कोही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोही का संबंध किस चीज़ से है, किस टॉपिक से है, तो कृषि विभाग से है। और इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। इस उद्देश्य से उसने क्या किया, 60 वर्ग मील का एक एरिया लिया और कहा यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों, किसानों की सहायता से खेती की जाएगी। और यहाँ पर 3 वर्षों में 70 लाख टन का व्यय किया गया, कई फसलें बोई गईं। लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होने के कारण असफल हो गई और इस तरह से सुल्तान का ये पैसा ख़त्म हो गया पूरी तरह से और इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। सुल्तान का अगला महत्वपूर्ण कार्य सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया, इसको लेकर के अलग अलग राइटर अलग अलग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बर्नी क्या कह रहा है, बर्नी कहता है कि साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ऐसा किया गया, यानी ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था लेकिन इसका खजाना खाली हो गया था। तमाम सारे भी काम आपने देखे ही हैं। इस उद्देश्य से पैसे की बढ़ोतरी के लिए इसने ये कदम उठाया था। जबकि नेल्सन राइट एक राइटर हैं और ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और इस चांदी की कमी की जो समस्या थी उसको दूर करने के उद्देश्य से उसने ये कदम उठाया था। ठीक है, किसी भी तरह से कदम उठाया हो, चाहे बर्नी का स्टेटमेंट सही हो चाहे नेल्सन राइट का सही हो, लेकिन उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चालू करवाया था। क्यों करवाया था, यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किससे प्रेरणा लेकर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो ये कुबलाई खां का तस्वीर आप देख रहे हैं। कुबलाई खां चीनी शासक हैं और इनसे प्रेरित होकर के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में इसने करवाया। ये वही कुबलाई खान है जिसके समय में मार्को पोलो, जो एक वेनिस का यात्री था, वो चीन गया था घूमने के लिए। किया जाता है, चांदी के टंके के बजाय कांसे का टंका चलवाया जाता है, यानी चांदी के टंके को बंद करवा दिया गया और चांदी के टंके के स्थान पर अब कांसे का टंका बनाया जाएगा, जो कि इसकी धातु सस्ती होगी और यही आगे चलकर भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बनेगा। लेकिन ये योजना असफल हो गई। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, प्रश्न वनडे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसकी प्रेरणा से किया गया, कुबलाई खान के। कुबलाई खान ने भी वहाँ पर चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था चीन में, उससे प्रेरित होकर के। किस धातु का टंका चलाया था इन्होंने, याद रखिएगा ऑप्शन आपको मिलेगा तांबे का, पीतल का, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा तो नहीं लगाना। कांसे का टंका चलाया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना असफल हो गई। असफलता के पीछे रीजन है दोनों का, सुल्तान के भी कुछ कारण है, नागरिकों के भी कुछ कारण है, इस वजह से योजना असफल हो जाती है। इस योजना के असफल होने में सुल्तान की कमी यह है कि उसने सिक्के बनाने की जो कला थी साधारण रखी थी और सांकेतिक मुद्रा में कोई पेचीदा डिज़ाइन नहीं डाला था। जैसे आप प्रेजेंट टाइम का नोट देखते हो, उसमें तमाम प्रकार के डिज़ाइन पड़े होते हैं, उसको आप घर में नहीं बना सकते हो, तो वैसा कोई डिज़ाइन उन्होंने सिक्के में नहीं डाला था और कोई भी व्यक्ति साधारण से सिक्कों को बना सकता था घर में, या किसी को भी धातु दे करके बाहर से सिक्के बनवा सकता था। नागरिकों ने सुल्तान की प्रशासन की यह ढील पकड़ ली और उन्होंने क्या किया, सिक्के ढालना जारी कर दिया, यानी घर घर में लोग सिक्के ढालने लगे और चांदी के सिक्के रख लेते थे और कांसे के सिक्के ढाल ढाल करके लोग चला रहे थे। बर्नी ने इस बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया है। उस समय हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। तो ये बर्नी का जो स्टेटमेंट है थोड़ा सांप्रदायिक लगता है, वो यहाँ पर हिंदुओं को बता रहा है कि हिंदू जो है बहुत भ्रष्टाचार करने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाभ की बात होती है तो हिंदू मुसलमान, जहाँ पर जाति नहीं देखी जाती, सभी लोग लाभ कमा रहे होंगे। तो सभी लोगों ने मिल करके इस तरह से
लाभ कमाना चालू किया। लाभ कमाते कैसे थे? जनता ने चांदी जमा करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक खरीदारी व भू राजस्व का भुगतान जाली प्रतीक मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। यानी जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे कांसे, उनको अपने पास रख लेते थे और जो बाकी जो प्रतीक मुद्रा हुआ करती थी कांसे की, उसको लोगों को देने लगे। इस तरह से करके मार्केट में जो जाली प्रतीक मुद्रा थी वो इकट्ठी हो गई और जो चांदी का ओरिजिनल सिक्का हुआ करता था वो लोगों के अंदर, घर के अंदर रह गया। इस तरह से समस्या हो गई। व्यापार में भी व्यक्ति जो है चांदी और सोने के सिक्के लेना चाहते थे, कांसे के सिक्के देना चाहते थे। तो हर जगह सोना चांदी जो है वो गायब हो गया मार्केट से और कांसा ही कांसा मार्केट में दिखाई देने लगा। इस तरह से विदेशी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, बर्बाद हो गया। सुल्तान ने अपनी समस्या को जान लिया कि मेरी जो योजना है असफल हो गई है। उसने सांकेतिक मुद्रा को वापस लेने का निर्णय ले लिया। उसने कहा ठीक है भाई, मेरी योजना असफल हो गई है, मुझे वापस करो सांकेतिक मुद्रा और बदले में चांदी और सोने के सिक्के ले जाओ। इस तरह से लोगों ने वापस उन जाली मुद्रा को सुल्तान के पास जमा करना चालू कर दिया और उसके घर से या सुल्तान के पास से जो चांदी सोने के सिक्के थे उनको ले गए। इस तरह से उस सुल्तान के सामने ढेर लग गया सिक्कों का, जाली सिक्कों का। इस मामले में भी या इस प्रक्रिया में भी सुल्तान को बहुत बड़ा घाटा लगा। इसी कारण से एडवर्ड्स टॉमस ने सुल्तान महमूद तुगलक को, मोहम्मद तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। अगले कार्य में खुरासान के अभियान को पढ़ेंगे। खुरासान कहाँ पर है? तो प्रेजेंट टाइम में आप ईरान देख रहे हैं। ईरान में ही कोई जगह रही होगी उस समय खुरासान। खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कोई दो लोग रहे होंगे गद्दी प्राप्त करने वाले, आपस में लड़ रहे थे। इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था सुल्तान और इस उद्देश्य से उसने सेना का गठन किया। 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया और कहा कि ठीक है हम वहाँ चलेंगे, खुरासान पर अभियान करेंगे। लेकिन सुल्तान की तैयारी बनाते बनाते वहाँ पर जो कंडीशन थी वो सही हो गई, यानी उनमें से कोई एक व्यक्ति मार दिया गया और एक शासक बन गया। इस तरह से खुरासान का अभियान असफल हो गया और सुल्तान को ढेर सारा नुकसान हुआ। अगला अभियान कराचिल की ओर था। कराचिल कुमायूं उत्तराखंड में स्थित एक जगह थी। वहाँ पर विजय करने के उद्देश्य इसने योजना बनाई और अपनी सेना को भेज दिया खुसरो मलिक के नेतृत्व में। लेकिन उसकी सेना बढ़िया जीतती गई, लेकिन आगे जाकर जब तिब्बत पहुँची तो तिब्बत पहुँचने के बाद उसकी सेना खो गई क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था, पठारी क्षेत्र था। इस वजह से सारे खो गए। सिर्फ 3 अधिकारी वापस आ पाए संदेशा देने के लिए कि भैया सारे लोग खो गए हैं। ये बात इब्न बतूता बताता है कि सिर्फ 3 अधिकारी वापस आ पाए थे। इस तरह से कराचिल अभियान भी पूरी तरह से सुल्तान का असफल रहा। इस तरह से आपने देखा कि सुल्तान के द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए और इसी वजह से सुल्तान का मजाक बनाया गया। बदायूनी ने कहा उसकी मृत्यु पर कि राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसने दिया है सुल्तान की मृत्यु पर? तो बदायूनी ने दिया, ध्यान रखेंगे। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। सल्तनत काल में जितने भी शासक हैं उनमें से सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद तुगलक के समय में होते हैं, 34। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। उसी तरह से इसके समय में सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह होते हैं। होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। इससे पहले किसी सुल्तान ने होली में भाग नहीं लिया था, इसने होली में भाग लिया। हिंदुओं को भी उच्च पदों में नियुक्त करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सती प्रथा को रोकने का इसने प्रयास किया था। ये सारे क्वेश्चन पीछे शादी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको आप रट लीजिएगा। इस तरह से मोहम्मद तुगलक आपका यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अपने अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।